हाय एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ प्रेनिका आईएएस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिकल सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आइए पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी से क्या? पॉलिटिकल सुप्रीमेसी से ऐसा कि आप इतने सुप्रीम हो गए हैं कि जितनी और पावर्स हैं वो आपको चैलेंज नहीं कर पा रही हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल वन। लेकिन अब ये देखते हैं कि जो कंपनी ट्रेड करने के लिए आई थी वो भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गई। तो होता ही कुछ यूँ है, 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अलावा कुछ और राजनीतिक शक्ति होती हैं, जैसे कि मुगल, मराठा, बंगाल, अवध एंड हैदराबाद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? सबसे पहले इनसे ट्रेड करने की परमिशन मांगती है, फिर इनसे डिप्लोमेटिकली क्या बनाती है? एग्रीमेंट करती है, एंड धीरे धीरे क्या करने लगती है? वॉर करके इनको एलिमिनेट करने लग जाती है और सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। ओके, लास्ट में जैसा हमने पढ़ा था इकोनॉमिकल सुप्रीमेसी से क्या, अगर आप टैक्स कलेक्ट करने लग जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? यू आर द मोस्ट पावरफुल वन। ये आपको चैलेंज करने के लिए नहीं है। तो होता भी कुछ ऐसा ही है कि 18th सेंचुरी तक जितनी भी भारत की जो राजनीतिक शक्तियाँ थीं वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक पावर के फॉर्म में इमर्ज हो रही थी। अब होता क्या है, 1611 में जब ये आते हैं जहांगीर के पास, किसके लिए? परमिशन फॉर ट्रेड। तो जहांगीर इनको ट्रेड की परमिशन दे देते हैं और इसके अलावा ये क्या करते हैं? अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं मसूलीपट्टनम, सूरत एंड अदर प्लेसेस। जैसे ही अपनी क्या करते हैं? ट्रेड सेंटर बनाते हैं एंड धीरे धीरे ये इस ट्रेड सेंटर को क्या करने लगते हैं? फोर्टिफिकेशन करने लगते हैं। फोर्टिफिकेशन इन्होंने कहाँ का किया था? तो फोर्टिफिकेशन इन्होंने किया था सेंट फोर्ट जॉर्ज, कहाँ? मद्रास में, सेंट फोर्ट बॉम्बे एंड फोर्ट विलियम, ये कहाँ किया था इन्होंने? बंगाल में। और जब इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया था बंगाल में, ये टाइम था 1700 का। मतलब ये क्या कर रहे थे कि ये इन्होंने बंगाल से पहले ट्रेड करने की परमिशन मांगी, ये पहले वहाँ ट्रेड कर रहे थे, धीरे धीरे इन्होंने अपनी कंपनी सेटअप की और हम कंपनी को क्या करने लगे थे? फोर्टिफाइड करने लगे थे। तो मतलब क्या कर रहे थे? ये धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ा रहे थे और जो रूलर्स थे उन्हें चैलेंज कर रहे थे। अगर ये फोर्टिफाइड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इनका बंगाल में क्या होने लगा था? कंट्रोल बनने लगा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ एक कंपनी और थी जो भारत में काफ़ी इमर्ज हो रही थी, वो थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, इन्होंने संघर्ष होता है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाती है और इसके सिर्फ 3 ही जगह बचती हैं जहाँ पे ये ट्रेड कर सकती थी। वो थी माहे, चंद्रनगर जो कि बंगाल में था, एंड पौंडीचेरी। ये देखते हैं कि जो रूलर्स थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको परमिशन क्यों दी ट्रेड करने की। तो देखिए, रूलर्स ने क्या बोला था? अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने सोचा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अगर हम इनको टैक्स देंगे तो हो सकता है कोई और कंपनी है जो हमसे ज़्यादा इनको टैक्स पे करेगी, तो ये क्या करेंगे? उसको परमिशन दे देंगे। अगर ये उसको परमिशन देते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी क्या मोनोपोली नहीं बन पाएगी। तो इन्होंने रूलर्स के साथ क्या करना स्टार्ट किए? तो इन्होंने रूलर्स के साथ डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट किए। डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट कैसे? तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला रूलर्स को कि आप अपनी जो आर्मी है वो काफ़ी पुरानी है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? एक डिसिप्लिन आर्मी देंगे, साथ साथ हम आपको मॉडर्न वेपन देंगे। थर्ड, हम आपको अच्छी नेवी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो नेवी थी वो सबसे एडवांस थी उस टाइम पे। एंड फोर्थ, हम आपको क्या देंगे? टेक्नोलॉजी देंगे। तो जो भारतीय रूलर थे वो इनके लालच में आ गए और उन्होंने क्या किया? जो उनकी आर्मी थी उनको हटा दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो आर्मी थी उनको अपने यहाँ डिप्लॉयड कर लिया। अब होता ये था कि आर्मी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की होती थी, पर राजाओं को लगता था कि ये हमारी आर्मी है और इसका खर्चा भी क्या राजा उठाते थे। तो मतलब क्या राजाओं को उन्हीं की जगह पे क्या शक्ति विहीन कर दिया था इन लोगों ने। जैसे ही राजा शक्ति विहीन होने लगे तो ये क्या करने लगे? मिसयूज़ करने लगे किसका? फरमान का।
अब होता क्या है बंगाल में, 1717 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल एम्पायर से अलग कर लिया था। बंगाल में अब किसका राज चल रहा था? मुर्शिद कुली खान का। ठीक है, ये रीजनल पावर के फॉर्म में क्या हो रहे थे? इमर्ज होने लगा था क्या? बंगाल। इनकी डेथ होती है तो गद्दी पे बैठते हैं सिराजुद्दौला, जो कि इनके कौन होते हैं? पोते होते हैं। अब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी होती है उस पर शिकंजा कसने लगते हैं और लोकल ट्रेडर्स होते हैं उनको क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, वो चिढ़ जाती है इनसे और इनको क्या करती है? रिप्लेस करना चाहती थी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो सिराजुद्दौला है उनके एनिमीज़ हैं उनसे क्या करती है? हाथ मिला। तो सिराजुद्दौला के कौन कौन से एनिमीज़ हैं वो हम देखते हैं। तो इनके एनिमीज़ थे क्या? परनिया के जो नवाब थे वो कौन थे? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र कौन थे? जो सिराजुद्दौला थे उनके कोर्ट में ये मिनिस्टर थे। साथ साथ घसीटी बेगम। घसीटी बेगम कौन थी? ये सिराजुद्दौला की आंटी थी। अमीचंद, ईरान, ये जितने भी लोग थे ये सिराजुद्दौला के मिनिस्टर्स थे या कोर्ट में थे। और बेगम थी, इनका इन्फ्लुएंस बंगाल की पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, अब ये सब क्या करते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब मिलके एक अलायंस बनाते हैं और ये सब किसके अगेंस्ट वॉर करते हैं? सिराजुद्दौला के। ठीक है, तो हम थोड़ा प्लॉट समझते हैं। है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ये अपना क्या करती है? ट्रेड सेंटर्स बनाती हैं। इनके ट्रेड सेंटर कहाँ होते हैं? पटना, हुगली, इसके साथ कासिम बाजार, ढाका एंड कोलकाता एंड बालासोर। अब ये क्या करते हैं? 1575 में ये जो कोलकाता की कंपनी होती है इसका फोर्टिफिकेशन क्या करते हैं? चालू कर देते हैं। तो जैसे ये फोर्टिफिकेशन चालू करते हैं जो सिराजुद्दौला होते हैं वो डायरेक्टली इसको चैलेंज के रूप में लेते हैं कि ये कंपनी आई थी मुझसे परमिशन लेने के लिए ताकि मैं ट्रेड कर सकूं, मैंने इसको परमिशन दी, अब ये क्या कर रही है? मेरी एरिया में एक फोर्ट बना रही है और मुझसे बिना पूछे बना रही है। तो ये एक रीज़न होता है। इसके साथ साथ क्या होता है? कंपनी के जो मेंबर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो क्या कर रहे थे? मिसयूज़ कर रहे थे किसका? फरमान का, मिसयूज़ ऑफ फरमान। जिससे क्या हो रहा था? जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको लॉस हो रहा था एंड जो लोकल मार्केट था वो क्या हो रहा था? पूरा का पूरा ख़त्म होता चला जा रहा था। तो दूसरा रीज़न ये था। अब तीसरा रीज़न क्या होता है कि जो मुग़ल एम्परर होते हैं, किसको? सिराजुद्दौला को बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चल रही है उसको ख़त्म की जाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से हटाया जाए। ये जो 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, जो अलायंस बनती है और सिराजुद्दौला में अब क्या होता है? बैटल स्टार्ट होता है। तब हम बैटल को पढ़ते हैं। जैसे अब क्या होता है? जो सिराजुद्दौला होते हैं वो क्या करते हैं? बंगाल में ब्रिटिश का एक, जहाँ पे ये फोर्टिफाइड कर रहे थे वहाँ पर ये क्या करते थे? हमला बोल देते हैं। वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको मार गिराते हैं। साथ साथ ये क्या करते हैं? 146 जो ब्रिटिश पीपल्स होते हैं उनको एक रूम में बंद कर देते हैं और उस रूम में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि 146 में से 123 जितने जो ब्रिटिश पीपल्स होते हैं वो मर जाते हैं। इस इंसिडेंट को कहते हैं ब्लैक रूम ट्रेजेडी। एंड अब क्या होता है? इस ट्रेजेडी के बाद होता है बैटल ऑफ प्लासी। तो वॉर होता कैसे है ये हम समझते हैं। अब जैसे ही ये इंसिडेंस होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं उनको इस बारे में पता चलता है, जो कि उस टाइम पे क्या होते हैं? मद्रास में होते हैं और कंपनी इनको क्या करती है? हेल्प के लिए बुलाती है। जैसे ही ये आते हैं बंगाल में तो इनको पता चलता है नवाब जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम उनको यूँ नहीं हरा सकते। तो ये अब क्या करते हैं? कूटनीतिक चाल चलते हैं और जैसे मैंने आपको बताया था ये अलायंस बनाते हैं किसके साथ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, परनिया के जो नवाब थे उनके साथ, घसीटी बेगम, अमीचंद, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के साथ ये क्या करते हैं? मिलके अलायंस बनाते हैं।
अब होता है डायरेक्टली वॉर। अब वॉर के टाइम पे क्या होता है, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला के बीच में क्या होता है, वॉर होता है। अब होता ये है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो कम थी, सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी वो काफ़ी बड़ी थी। ओके, लेकिन होता क्या है, जो मीर ज़फ़र होते हैं वो क्या करते हैं, एक आर्मी का बहुत बड़ा पार्ट लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाते हैं। और जैसे ही सिराजुद्दौला को ये पता चलता है कि आधी से ज़्यादा आर्मी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड चली गई है, तो ये क्या करते हैं, अब युद्ध का मैदान छोड़कर भागते हैं। लेकिन बाद में इनको कैप्चर कर लिया जाता है और इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और अब जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो बनते हैं मीर ज़ाफ़र। तो जो सिराजुद्दौला रहते हैं वो बंगाल के लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर रहते हैं। अब जितने भी रूलर बनेंगे वो पपेट रूलर बनेंगे। और अब किसका राज चलेगा, इनडायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अब बैटल ऑफ प्लासी के बारे में एक बात कही जाती है कि बैटल ऑफ प्लासी का कंक्लूजन ये निकलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अब क्या होता है, रूल स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। एंड बैटल ऑफ प्लासी के बाद अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बैटल होता है, दैट वाज अ बैटल ऑफ बक्सर। ये क्या होता है, ये वो कर दिखाते हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाता है। ये कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बंगाल प्लस अवध एंड मुगल एम्परर, जो कि उस टाइम पे कौन थे, शाह आलम II। ठीक है, बंगाल के रूलर कौन थे, मीर कासिम। एंड अवध के कौन थे, सिराजुद्दौला। ये दूसरे सिराजुद्दौला है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है, उसके बाद मीर ज़फ़र क्या बनते हैं, नेक्स्ट रूलर बनते हैं। लेकिन धीरे धीरे मीर ज़फ़र को ये पता चलने लग जाता है कि मैं एक सिर्फ पपेट नवाब के रूप में ये मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नवाब की अथॉरिटी थी वो कम होती चली जा रही है। तो ये भी क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते हैं, मीर ज़फ़र को डिपोज करके रूलर बना देते हैं मीर कासिम को। और धीरे धीरे क्या करते हैं, मीर कासिम को भी ऐसा ही फील होने लगता है कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी है वो बंगाल पे अपना कब्जा बनाना चाह रही है, और जो नवाब की पोस्ट है उसको डिपोज करना चाह रही है। तो इसी तरीके से जो मीर कासिम है वो अलायंस बनाते हैं किसके साथ में, अवध के साथ एंड मुगल एम्परेस शाह आलम II के साथ। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनकी कंबाइंड फोर्स को हरा देते हैं और ब्रिटिशर्स क्या विक्टोरियस इमर्ज होते हैं। अब ब्रिटिशर्स को हराने वाला कोई नहीं था। जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर खत्म होता है वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है एंग्लो मैसूर में। अब मैसूर में क्या होता है, मैसूर पार्ट था किसका, विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो मैसूर में क्या होता है, जो वॉडियार डायनेस्टी होती है एस्टैब्लिश कर लेती है मैसूर में। और इसके जो लास्ट रूलर होते हैं कृष्णराज वॉडियार, एक सोल्जर हैदर अली, जो कि अपनी योग्यता के बल पे एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचे हुए थे। वो क्या करते हैं, जो कृष्णराज वॉडियार होते हैं इनको गिरफ्तार करके खुद नवाब बन बैठते हैं किसके, मैसूर के। और मैसूर में हैदर अली अपनी डायनेस्टी की स्थापना रखते हैं। अब होता क्या है कि जो मैसूर की लोकेशन थी, हम देखें यहाँ पे मैसूर की, यहाँ पे ऊपर थे मराठा, यहाँ पे था हैदराबाद, और यहाँ पे बंगाल में कौन चल रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ हैदराबाद, यहाँ थे मराठा। अब होता क्या है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मराठा और हैदराबाद को ये कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ, एक मामूली से सोल्जर ने अपने राजा की हत्या करके वहाँ का तख्ता पलट कर दिया, तो ये अब क्या आपके लिए भी मुसीबत बन सकता है। तो ये क्या करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अलायंस बनाती है मराठा प्लस हैदराबाद के साथ, और मिल के ये अटैक करते हैं किस पे, मैसूर पे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसूर से इतनी चिढ़ क्यों होती है। अब होता क्या है, ये जो हैदर अली थे ये सपोर्ट करते थे किसको, फ्रेंच को। ये फ्रेंच आइडियोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे और इनको हमेशा सपोर्ट करते थे। और इन्होंने क्या किया था, राजा बनते ही अपनी जो आर्मी थी उसको मिलिट्री ट्रेनिंग किससे दिलवाने लगे थे, फ्रेंच से। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी कि भारत में सिर्फ हमारी मोनोपोली चले। तो इस बात से क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जुड़ जाती है और ये मराठा और हैदराबाद में क्या करती है, इनके कान बनने लग जाती है और इनको उकसा देती है किसके,
मैसूर के खिलाफ, और इसी वजह से होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो आइए हम देखते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 66 से लेके 1769 तक। इसका रीज़न क्या होता है, जो हैदर अली होते हैं वो सपोर्टर होते हैं किसके, फ्रेंच के। ये बात किसको पसंद नहीं थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये क्या करती है, मराठा एंड हैदराबाद के साथ कंबाइन होके ये क्या करती है, मैसूर के ऊपर अटैक कर देती है। और ये वॉर एंड होता है मद्रास की ट्रीटी के साथ। तो ये था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेके 84। फ्रेंच के लिए, जब फ्रेंच ब्रिटिशर से हार जाता है तो ये 3 जगह ट्रेड कर रहे होते हैं। एक होता है चंद्रनगर, दूसरा होता है माही एंड पौंडीचेरी। ये जो माही आता है वो आता है मैसूर के अंदर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, माही पे अटैक करके जो फ्रेंच का पोर्ट होता है उस पर कब्जा कर लेती है। ये डायरेक्ट चैलेंज किसको था, हैदर अली को, क्योंकि ये एरिया किसके अंदर आता था, हैदर अली के अंदर। तो इसलिए होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। 1782 तक क्या होता है, इसको कौन लड़ते हैं, हैदर अली लड़ते हैं। पर हैदर अली की कैंसर की वजह से क्या होती है, डेथ हो जाती है। और आगे का जो वॉर कंटिन्यू करते हैं वो उनके बेटे टीपू सुल्तान। तो 82 से लेके 84 तक वॉर कौन कंटिन्यू करते हैं, वो होते हैं टीपू सुल्तान। तो मैंगलोर की ट्रीटी के बाद ये वॉर एंड हो जाती है। यह था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम पढ़ते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1990 से लेके 92। अब होता क्या, अब जैसे ही हैदर अली की डेथ होती है तो राजा कौन बनते हैं, उनके बेटे टीपू सुल्तान, ये अगले नवाब बनते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, जो उनका स्टेट होता है उसका एक्सपेंशन ये स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये बात अब किसको बुरी लगती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, एंड साथ साथ जो उनके नेबर स्टेट थे उनको भी ऐसा लगता था कि ये एक्सपेंशन कर रहे हैं तो जो हमारी टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई ना कर लें, तो जो मराठा एंड हैदराबाद को, और होता है वॉर। एंड टीपू सुल्तान इसमें क्या होते हैं, हार जाते हैं। और ट्रीटी होती है किसकी, श्रीरंगपट्टनम की। एंड इसमें क्या कहा जाता है कि 50% जो मैसूर स्टेट है वो चला जाएगा किसको, ब्रिटिशर्स को। ये है होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। एंड हम लास्ट पढ़ते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में। अब होता क्या है, इस टाइम पे जो लॉर्ड वेलेस्ली होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं सब्सिडरी अलायंस। एंड वो टीपू सुल्तान को फोर्स करते हैं कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करे। पर टीपू सुल्तान इसको रिफ्यूज़ करते हैं। वो कहते हैं इसकी वजह मैं वॉर करना पसंद करूंगा लेकिन मैं सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं करूँगा। और इसी बात पे स्टार्ट होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। एंड इस वॉर में क्या होता है, जो टीपू सुल्तान होते हैं कि डेथ हो जाती है। एंड 50% जो मैसूर का एरिया होता है उस पर क्या होता है, जो ब्रिटिश एंड हिज अलायंस कब्जा कर लेते हैं। एंड 50% जो एरिया रहता है उस पर वॉडिया डायनेस्टी को क्या कर दिया जाता है, रीस्टैब्लिश कर दिया जाता है। तो ये कहानी थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होता है 1767 से 69 तक। ड्यू टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद मराठा अ वॉर ब्रोक आउट। लेटर ब्रिटिश एंड निजाम ज्वाइंड फ्रॉम द साइड ऑफ मराठास। In this situation, Hyder Ali used his diplomatic technique and detached Maratha Nizama from the war. After this attack on Madras, which led to surrender of British, the war ended with the Treaty of Madras. As per the treaty, prisoners were exchanged and Madras was restored to the British. English assured Hyder Ali in future, if Mysore attacked by another power, then in this scenario, British will come to aid Hyder Ali. तो ये था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब पढ़ते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर
ये स्टार्ट हुआ था 1780 से लेके 84 तक. A territorial dispute between Maratha and Mysore was not resolved, which led to a war between them in 1771. At this time, Hyder Ali expected help of British, but to be disappointment. From this time onward, he started openly support French. During the American War of Independence, French was given access to Mahe port, which led to attack by British on Mahe and beginning of the Second Anglo-Mysore War. Meanwhile, in 7 December 1782, Hyder Ali died, but the war was continued by his son Tipu Sultan. Tipu defeated British in Battle of Polio. He surprised British with his new invention, Masurian rocket, but in later phases, British were victorious in other places by 1784. The war was proving to be inconclusive and ended with the Treaty of Mangalore, जो कि कब हुई थी 1784 में हुई थी. As per the treaty, both the sides given back to the acquired territories to each other. Tipu Sultan was a bold and courageous person. He was a knee follower of French Revolution. He became the member of Jacobin Club to mark his support to the French Revolution. He planted the Liberty Tree at his capital, Srirangapatnam. He also sought an alliance with Napoleon. It is said that he invited a new system of calendar and coinage in the Mysore. Moreover, it is also popular about him that he often donated to a famous Hindu shrine, Sangeri Shraddha Peetham. अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790-92 ये आप रीड कर लीजिएगा. एंड दिस इज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. ये 1779 में होता है. एंड इस वॉर में क्या होता है, ब्रिटिश जीत जाते हैं और 50% जो प्रॉपर्टी होती है वो ब्रिटिश एंड अलायंस के पास चली जाती है एंड 50% स्टेट के ऊपर क्या जो वॉडिया डायनेस्टी होती है उसको रीस्टैब्लिश कर दिया जाता है. तो आज के लिए बस इतना ही. फॉर मोर कंटेंट फॉलो ब्रीनी गाइस.